आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। ये रचना जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत हमारी आज की शख्सियत है। नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास शो शख्सियत दिल से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सुमेधा और हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है पद्मश्री जनक पलटा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। जनक पलटा मगिलिगन, जनक पलटा मगिलिगन जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और इनकी पहचान है मगिलिगन। और मैं हमारे आज के खास शख्सियत से सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अभी तक हमने इनके बारे में सुना है, इनके कार्यों के बारे में सुना है और इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए उनके बारे में सुना है, लेकिन आज हम जो इनसे चर्चा करने वाले हैं वो होगी जनक पलटा मगिलिगन क्या है, इनकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी क्या है और ये जब सिर्फ अपने लिए जीती हैं तब क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, अपना समय कैसे बिताती हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। तो दीदी, सबसे पहले आपसे यही मैं पूछना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में आप कैसे आई और आपके दिल में सेवा का जज्बा कैसे पनपा और आप अपने आप में क्या महसूस करती हैं कि कैसे आप खुद व्यक्तिगत तौर पर क्या हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अपनी बात जनक पलटा मगिलिगन से शुरू करती हूँ। मेरे माता पिता ने मेरा जब जन्म जालंधर में हुआ, उन्होंने मेरा नाम जनक दुलारी दिया, सीता जनक दुलारी। जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने अपना सरनेम पलटा लिखना शुरू किया। पलटा जो सरनेम है वो उसका बड़ा महत्व है। गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी जी कहते थे, उनके जैसे दीदी बोलते हैं यहाँ पंजाब में, उनको बीबी बोलते थे, जीजी। बीबी नानकी जी पलटा परिवार में ब्याही थी, तो मैं उस पलटा परिवार के वंशज से हूँ। फिर मेरा जो जी, मतलब आपके परिवार में हर कोई यह उपनाम नहीं लगाता है, ये सरनेम नहीं लगाता है पलटा? सरनेम लगाते हैं ना सब पलटा, पर मेरा पूरा नाम जनक दुलारी था। फिर जनक दुलारी से लंबा हो जाता, जनक पलटा लिखना शुरू किया। उसके बाद शादी के बाद मेरा मगिलिगन जो है वो मेरा आयरिश सरनेम है। मेरे हस्बैंड जिमी मगिलिगन जो हैं वो। हम आपको बता दें कि जनक दीदी का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था और इन्होंने शादी जो की थी वो ब्रिटिशर थे, तो ऐसे बहुत सारी संस्कृतियों का मिलन हो गया और अब दीदी ने जो धर्म अपनाया है वो बहाई धर्म है। तो इस बहाई धर्म के पीछे की भी एक कहानी है जो हम दीदी से सुनेंगे। हाँ, तो मैं जैसे ही सबसे पहले तो मेरे जीवन में एक बहुत ऐसी ये प्रेरणा वाली जो बात आती है कि मेरे जीवन में ये रास्ता क्यों, इस रास्ते पे चलने की एक जीवन की बड़ी घटना है। जब मुझे 15 साल की उम्र में मैंने हाई स्कूल पास किया था चंडीगढ़ में, तो अचानक पता चला कि मुझे ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अस्पताल ले गए, तो पता चला कि लास्ट स्टेज थी। लेकिन उस ज़माने में किसी को एनेस्थीसिया देना नहीं आता था, वहाँ पर कोई सक्सेसफुल सर्जरी, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बना था पीजीआई वहाँ, तो मुझे अस्पताल रखा गया और 9 महीने के बाद मेरी सर्जरी हुई और सक्सेसफुल, पहली इंडिया की सक्सेसफुल सर्जरी हुई। तो क्योंकि उससे पहले कोई बचता नहीं था, मुझे भी यही लगता था कि ठीक है, आर पार का खेल था सारा। तो जैसे ही मुझे बताया गया कि मेरी सर्जरी ठीक हो गई, मैंने डॉक्टर ने आके मेरे हाथ पे ऐसे थपथपाया, जनक देखो, यू हैव मेड द हिस्ट्री। तो
तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। ये बात डॉक्टर ने पूरी नहीं की, मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। उस समय, उस क्षण में मैंने ईश्वर से कहा, परमात्मा आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, इसको आपका धन्यवाद करने में लगाऊंगी। तो ये मैं अपने जीवन का पहला जीवन, जन्म के बाद दूसरा जीवन जो ईश्वर ने दिया, वो ओपन हार्ट सर्जरी 1 साल के बाद ठीक होके घर आना, और वहीं से ये लग गई धुन। ईश्वर, उसका धन्यवाद कैसे देना है। जी, मतलब आपके अंदर जो एक सेवा का जज्बा आया, वो उस दौरान जो आपने बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपके मन में वो सब विचार, और मेरे लिए जो लोगों ने सेवा की, मेरे लिए जो लोगों ने 16 बोतल ब्लड की दी, नर्सेज ने सेवा की, मैं दुखों को देखती थी, मुझे लगता था कि सेवा ही सबसे बड़ा काम है। लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। 15 साल की उम्र, 16वां साल था। घर आने के बाद भी शुरू से फिर पहली सेवा मेरी थी कि ओपन हार्ट के वहाँ हॉस्पिटल में मुझे ओपीडी में बुला के बिठाते थे, लोगों को दिखाते थे कि देखो इससे बात करो, इसकी ठीक हो गई है, इसको देखकर लोग सर्जरी कराते थे। मतलब आप जब बचपन से ही आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी, अगर ये कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे ख्याल से। लेकिन वो सेवा मेरी तब तक चली जब तक कोई दूसरी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई। और उसी दौरान मैंने ब्लाइंड लोगों के लिए इन चंडीगढ़ में काम करना शुरू किया। उसी टाइम मैंने प्राइवेटली अपनी पढ़ाई करना शुरू की। लेकिन मेरे अंदर एक लगातार प्रश्न, मेरी खोज चलती रही, ईश्वर का धन्यवाद कैसे देना है, कहाँ से देना है, कैसे देना है, वो धुन चलती रही। मैंने पूरे भारत के सारे तीर्थ स्थान, चारों धाम किए, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, सारे मिशन जितने थे मैं हर एक में जाती थी, ढूंढती थी। लेकिन ये बहुत लंबी स्टोरी है कि मुझे 16वें साल में खोज शुरू हुई और 15 साल और लगे इस बात को, जब मेरे बहाई धर्म मुझे समझ आया और मैंने बहाई धर्म अपनाया। तो उसके पहले आपने इस धर्म की स्टडी करी, उसके बाद आपने उसको अपनाया, उसको देखा, उसको समझा। तो इस युग के जो अवतार बहाउल्लाह, जिन्होंने कहा कि मैं दुनिया को एक करने का मेरे को भेजा गया है, इस युग का चिर प्रशिक्षित अवतार हूँ। इसमें मानव एकता, धर्मों की एकता और ईश्वर की एकता। ईश्वर निरंजन निराकार है। तो बहाई धर्म मैंने अपनाया। इस दौरान मेरी जो काफ़ी साल थे, लोगों को मेरी ये पता है कि मैंने एमए इंग्लिश किया, संगीत विशारद किया, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एमफिल किया डिस्टिंक्शन के साथ, मैंने बहुत सारी नौकरियां की, लेकिन फिर मैंने पीएचडी की। लेकिन मैं कभी कहीं रेगुलर पढ़ने को नहीं गई। मैंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा और यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। तो आपने क्या इसे भी डिस्टेंस? अपने डिस्टेंस भी कुछ नहीं, अपने आप पढ़ती थी, नौकरी करती थी, दिन भर अपने बहन भाइयों को पढ़ाती थी, आसपास के लोगों को जो बच्चे। इसमें व्यवहारिक ज्ञान का महत्व प्रदर्शित हो रहा है कि अगर हमें व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल नॉलेज है तो हमें किसी डिग्री या बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हमें जानकारी है, बर्ली ग्रामीण संस्थान में आपने 25 साल अपनी सेवाएं दी, उसके बाद 26 साल जी अपनी सेवाएं दी। तो कैसा आपका वो अनुभव रहा वहाँ का? और 6000 आदिवासी लड़कियों के लिए आप एक माँ के रूप में आज पहचानी जाती है। आज वो 6000 आदिवासी लड़कियाँ अपने पैरों पर खड़ी है और पिछड़े इलाकों में जाकर वहाँ की महिलाओं को सशक्त कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको कैसे प्रेरणा मिली कि लड़कियों ये प्रेरणा तो जब मैंने जीवन में ये तय कर लिया था कि मुझे अपने जीवन में, मैं जो नौकरियां कर रही थी, प्रोविडेंट फंड ऑफिस में की, हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर थी,
1 साल पंजाब में कॉलेज में मैंने पढ़ाया, लेक्चरर थी। फिर मैं यूनिवर्सिटी में UGC रिसर्च फेलो थी। मैंने डिग्रियां सब ली, पर प्राइवेट पढ़ के अपने आप सब काम करते हुए, और मुझे कंटिन्यूसली ये क्लियर था कि मुझे अपना मंजिल मेरी ईश्वर को केवल धन्यवाद देना है। और जो मैं धन्यवाद दे रही थी वो मेरे जीवन का कुछ हिस्सा था, पार्ट टाइम। जैसे एक लोग अपना करते करते थोड़ा सा ये करते हैं सेवा का काम, या बच्चों को पढ़ाना, लोगों को अस्पताल ले जाना, लेकिन मेरा मन ये था कि फुल टाइम यही करना है। तो मैंने एक मौका ऐसा मिला जब मुझे कि होम मिनिस्ट्री के साथ रिसर्च सेंटर था एक, वहाँ रिसर्च जब कर रही थी, उसमें पूरे इंडिया में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। मैं ट्रैवल करते करते, लेकिन उससे पहले मैंने लिख के दे दिया था हमारी बहाई नेशनल असेंबली को। तब तक मैंने बहाई धर्म अपना लिया। मुझे पता चल गया कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर को जानना, पहचानना और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो बहाई धर्म के संस्थापक योग अवतार बहाउल्लाह ने जो शिक्षाएं दी कि वर्क इज वर्शिप, सर्विस इज प्रेयर, सेवा प्रार्थना है और कर्म ही पूजा है। तो को अपना जीवन समर्पित करना, यही दीदी का लक्ष्य है। और इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर सनावदिया गांव में, जहाँ पर चारों तरफ खूबसूरत माहौल है, प्रकृति की सुंदरता है। वैसे ही जनक दीदी का जीवन भी पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है, प्रकृति के प्रति प्यार, प्रकृति के प्रति अपनापन, और प्रकृति ही इनका परिवार। यहाँ पर पशु पक्षी, फूल पौधे सभी इनके परिवार का हिस्सा है। तो कैसे इतना प्रकृति के प्रति आपके अंदर प्रेम जागृत हुआ, और कैसे इतना सब कुछ प्राकृतिक तरीके से आप अपना जीवन जी पाती हैं इस आधुनिक युग में? ये जो जीवन का लक्ष्य मैं बता रही थी कि मैं एज ए रिसर्चर इंदौर आई थी 1984 में, जब गोल्डन टेम्पल में जिस दिन मिलिट्री आई, उस शाम को वहाँ से काफ़ी दिन पहले मैं इंदौर में थी। मैं सांप्रदायिक दंगों का अध्ययन करने आई थी, और उन दिनों में सुमित्रा ताई डिप्टी मेयर थी, एक बड़ा रावला में जमींदार साहब थे, वो सामाजिक चिंतक थे। तो बहाई धर्म में मैं किसी राजनीति में हिस्सा नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरा रिसर्च का काम था कि सांप्रदायिक दंगे क्यों हुए और आने वाले समय में कैसे रुके। और मेरे जीवन का उद्देश्य 2 लाइनें हैं जिनके ऊपर मेरे जीवन का पूरी आस्था है और पूरा समर्पण है। वो है, विश्व का कल्याण होगा, करेंगे बाई थिंकिंग ग्लोबली, विश्व का सोचते हुए एक्टिंग लोकली। जहाँ भी हम हैं, विश्व को, जो भी हम काम कर रहे हैं, पूरे विश्व को वहाँ उसका लाभ होगा और विश्व का कल्याण होगा और प्राणियों में सद्भावना करनी है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे स्पष्ट हो गया। वो करते करते मेरे को सुमित्रा ताई ने, मैं तो दंगों का अध्ययन कर रही थी, सबसे पहले सुमित्रा ताई ने बोला कि तुम इंदौर आ जाओ, हमें बहुत ज़रूरत है ऐसी महिलाओं की। मैं उनको इंटरव्यू करने गई थी कि दंगे क्यों हुए, कैसे, पुराने दंगे थे, चंदगीराम पहलवान के ज़माने के दंगे थे। दूसरे दिन गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री आई। उस शाम को मैं भमोरी में, जहाँ बरली संस्थान बना, बहाई भवन में, एक बहुत ही साधारण से परिवार की सिंपल सी शादी थी। उस शादी में मुझे एक यहाँ के बुज़ुर्ग थे वैदी साहब, वो ले गए, और वहाँ मैडम वैदी जो हैं वो बहाई है, राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की
उस टाइम पर सदस्य थी, तो वो मेरे पास बैठी थी। मैंने उनको पूछा, ये इतनी बड़ी कितनी जगह, 6 एकड़ ज़मीन है, कोई दीवार नहीं थी, ऐसे ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पड़ी, इतनी प्रॉपर्टी में क्या करना है, काय के लिए है, यहाँ क्या करते हैं? तो उसने बोला, यहाँ बहाई लोग इकट्ठे होते हैं, वो पुराना जो भवन है वहाँ पर। मैंने कहा कि तो क्या क्या इसका इतनी बड़ी? तो उन्होंने बोला, हम लोग तुम्हारे जैसी महिला का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम आ जाओ, यू कम हियर, वी विल डू वंडर्स। क्योंकि हमें आदिवासी ग्रामीण महिलाओं की एक संस्था चलानी है। आपने उस स्थान को लेकर पूरा लोगों की जिंदगी बदल डाली। नहीं, मेरी जिंदगी बदली, उस संस्थान ने मेरी जिंदगी बदली। वो अवसर, वो शाम मेरे जीवन की, उस शाम जिस दिन गोल्डन टेम्पल में अटैक हुआ, वो शाम ने मेरी ज़िंदगी का मैंने उनको कहा, प्रभु इच्छा बोल के मैं चली गई। तीसरे दिन निरंजन जमींदार साहब ने बोला मेरी इंटरव्यू लेने के बाद, यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत ज़रूरत है अच्छे काम की, सामाजिक महिलाओं की। सबको बोल के चली गई। थोड़े दिन बाद एक मिसेस जीना सोली सुराब जी हैं, उस टाइम के अटॉर्नी जनरल जी। लेकिन ये प्रकृति प्रेम और सौर ऊर्जा जी वहीं से शुरू। जब वहाँ रही तो वहाँ तो दीवार नहीं थी, वहाँ तो सब बनाना था, और मैं और मेरा प्रभु था वहाँ, और कुछ नहीं था मेरे पास। अवसर का आपने लाभ उठाया कैसे? उस अवसर का भी लाभ नहीं, ये सीखने को मिला। सबसे पहले जब मैं गांव में गई, झाबुआ एरिया में, तो जैसे मैंने महिलाओं को बुलाना शुरू किया, 19 दिन में मैंने वहाँ ट्रेनिंग शुरू कर दी महिलाओं की, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग। गांव में जाना शुरू किया तो वहाँ पता चला झाबुआ ज़िले में 302 गांव में नारू की बीमारी थी, जो पानी से होता था और उससे लाखों लोग प्रभावित थे। तो मैंने ये अपने आप को वॉलंटियर किया कि मैं लोगों को सिखाऊंगी कि केवल जैसे अभी सिखाते हैं ये बीमारी से बचना कैसे। तो मैंने 302 रात, एक साल में 302 गांव में जब गुजारी, जो केवल प्रकृति ही थी वहाँ पर प्रकृति और प्राकृतिक लोग थे। मैंने तो आदिवासी लोगों से सीखा है, वहाँ के जंगलों से सीखा है। वहाँ पर जब नहाने की, नदी में लोग नहाते थे और खुश रहते थे, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, ऐसा भी जीवन था। पीने को पानी का कोई साधन नहीं था। वो नारू का उन्मूलन भी हुआ, लेकिन वो 302 रात मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक अनुभूति है। प्रकृति क्या है, जब मैं रात को तारों को देख पाती थी वहाँ, मैंने जीवन में ऐसा जीवन चंडीगढ़ शहर से आके नहीं देखा था कि जहाँ वो भी अगर कहें कि एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से बहुत सी चीज़ें आपने सीखी और महिलाओं को मिली। लोगों ने मुझे बहुत मुश्किल से विश्वास किया। महिलाओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जानने का एक वही दोनों बातें थी। तो उनका सल्यूशन फिर ढूंढा, उनको जाना, उनकी समस्याओं को जाना। जैसे जंगल कट गए थे, लकड़ी लेने जाना है, तो अभी लकड़ी लेने जाने में उनके बलात्कार होते थे और धुआं हो रहा है, पानी के कारण बीमार हैं लोग, खाने को अभी सूखा पड़ गया। ये सब देखने के बाद महिलाएं टोटल निरक्षर थी, लड़कियां, तो उनको लाना शुरू किया। और वो पहला प्रोग्राम जिसके कारण मुझे पृथ्वी सम्मेलन में बुलाया गया 1992 में, और उस पर मुझे UNEP का ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर मेरी संस्था के लिए मैं लेके आई। पृथ्वी सम्मेलन में विश्व की पर्यावरण की समस्याएं मैंने जानी, और फिर मैंने तय किया जीवन में कोई भी काम ऐसा। सौर ऊर्जा की तरफ आपका सौर ऊर्जा और प्राकृतिक खाना उगाना, प्राकृतिक वो जीवन ही
जीते जीते वहाँ कैंपस भी डेवलप किया और 6000 लड़कियाँ जो वहाँ गई उन्होंने ये सब जाके अपने गांव में की। जी, अब मैं आपसे एक और सवाल काफ़ी आपका व्यक्तिगत पूछना चाहूँगी कि जिमी जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और ये एक मुलाकात प्यार में और फिर शादी तक में कैसे तब्दील हुई? जिमी एक बहाई स्वयंसेवक थे। वो ग्वालियर के पास एक रब्बानी विद्यालय में वो भी सेवा देने आए हुए थे। पहले लोटस टेम्पल पे सेवा दी आए हुए थे। उन्होंने मेरा संस्था देखना चाहिए तो मैं वहाँ से आ रही थी और गाड़ी मुझे किसी ने डोनेट की थी। रास्ते में उस वहाँ रुके उस स्कूल में वो मेरे साथ जो लड़का था उसको वो स्कूल देखना था जो गाड़ी चला रहा। तो उनके प्रिंसिपल ने बोला ये आपका सेंटर देखना चाहते हैं। वो आ गए। मेरे यहाँ कोई ड्राइवर नहीं था, गाड़ी थी, मेरे प्रोग्राम थे। थोड़े दिन के लिए वो रुके, कोई काम इतना गेती फावड़ा लिया और उन्होंने काम करना शुरू किया। कितने साल आप लोगों का साथ रहा एक दूसरे? नहीं, वो साथ तो 16 अक्टूबर को वो आए थे। 10 नवंबर को हमारी सगाई हो गई थी। 8 नवंबर को शादी की बात हुई। 10 नवंबर को सगाई हुई। 27 नवंबर को शादी हुई 1988 में। उसके बाद तो फिर जीवन यहाँ अंत उनका यही हुआ। ये घर बना के दे गए वो, और वो भी बहाई थे, वो भी केवल सेवा ही करना चाहते थे। वो पर्यावरण वाले थे, पर्वतारोही थे और उनके जीवन में अपने जीवन को वो चाहते थे कि मेरे जीवन में जो मुझे आता है मैं वहाँ दूँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। जी दीदी, आप यहाँ पर अभी बड़ा खूबसूरत आपका ये घर है जो पहाड़ी पर मौजूद उन्होंने बनाया ये, और यहाँ पर इस समय आप अकेली रहती हैं। लेकिन आपका जैसा कि आप प्रकृति प्रेमी है तो मैं कहूँगी कि पूरे प्रकृति या आपका एक परिवार है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है जब आप अकेली रहती हैं कि किसी चीज़ की आप कमी अपने आप में कोई से महसूस करती हैं कि काश ये चीज़ होती? नहीं, वो तो उनकी कमी, जीवन में सिर्फ उनकी कमी है उनके साथ की, लेकिन वो मेरी आत्मा में है, वो यहाँ के कण कण में है। अपने आप को आप इतना मजबूत कैसे रख पाती हैं? उसके पीछे बहुत सारी बातें रही है। 2007 में मुझे कैंसर भी हुआ, मेरी 4 सर्जरी कैंसर की भी हुई, लेकिन वो रिकवर हुई। ईश्वर से एक बात समझ में आई, हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि मरेंगे कैसे, लेकिन हमें जीना कैसे है, ये चॉइस को लेके मैं चलती रही। और वो चॉइस से ही मैं उस कार में थी जिसमें दुर्घटना हुई। 17 दिन के बाद वो चले गए, लेकिन वो ये जगह हम दोनों ने मिलकर तय की कि पूरे जीवन में, बाकी जीवन उस काम में लगाएंगे जो लोगों को सिखाया है, अब वो जीवन खुद जिएंगे खुद। जी, जनक दीदी के इस घर में जिमी जी की यादें बसी हुई है। शायद उन्हीं यादों के भरोसे जनक दीदी आज भी इतने आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और इतने अच्छा जीवन यहाँ पर जी रही हैं। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि दीदी ने संगीत में विशारद किया है, तो हम चलते चलते दीदी से एक गीत जरूर सुनना चाहेंगे जो इन्हें प्रेरणा देता है और हमारे समाज को भी प्रेरणा दे सके। तो दीदी, आप कौन सा गीत सुनाना चाहेंगी हमारे दर्शक? मैं गीत तो मेरे संगीत विशारद मेरा सितार में था, लेकिन मेरे प्रिय हैं प्रार्थना, या वो जो शब्द हैं, भक्ति के शब्द हैं, वो बहाई जो लेखों के गीत हैं, वो 2-4 लाइन सुनना है तो सुना देती हूँ मैं। वो कर्म पर ही है और ये मैं मेरे पति की याद में गाती हूँ। आपको ये भी बताती हूँ कि उनके जीवन के 25 साल जो उन्होंने मेरे लिए दिए और सेवा के लिए दिए, और यहीं की मिट्टी में समाये। उनको लोग जीजा जी कहते थे और उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया 2008 में क्वीन एलिजाबेथ ने, भारत के ग्रामीण अंचलों में सेवा देने के लिए। तो मेरे अंदर उनकी आत्मा है, वो मेरी आत्मा से, तो ये जो मैं कर्म का है ये भी उन्हीं को समर्पित है। आपको सुनाती हूँ। पुत्र सेविका
के मेरे, सुन तू ले दे कर ध्यान, मैं विवेक से दूं तुझे शब्द कर्म का ज्ञान। शब्द राह पर थे कभी, लेकिन अब है कर्म निर्मल पावन, कर्म ही हर प्राणी का धर्म। पुत्र सेविका के मेरे, शब्द संपदा लोक के, शब्द जगत के गीत, लेकिन जग में कर्म ही अपने सच्चे मीत। पुत्र सेविका के मेरे, हृदय आत्मा संग तू कर संघर्ष महान, कर्म ही तेरे देंगे तुझे एक अलग पहचान। जी, कर्म से बड़ा इस दुनिया में और कुछ नहीं है और कर्म से ही पहचान है। और आज जनक दीदी अगर हमारे सामने है तो इनके कर्म, इन्होंने जो सेवा को अपना जीवन समर्पित किया, प्रकृति को अपना जीवन समर्पित किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जनक दीदी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, स्वस्थ रहे। बहुत संघर्षमय इनका जीवन रहा है। हम कामना करेंगे ईश्वर से कि आगे इनका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहे, जिसमें कोई संघर्ष ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। अगले दौर में किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।